तो विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे आपकी कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। और उसी के लिए आपको पूरा पेपर हल करके दिखाएंगे और किस तरीके से आपके प्रश्न आने वाले हैं एग्ज़ाम में, और किस तरीके से आपको पूछा जाएगा, किस तरीके से आपको लिखना है, और कौन कौन से प्रश्न इस पेपर में से आपको सपने वाले, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ध्यानपूर्वक देखें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी पेपर डाले जाएंगे एकदम रियल तरीके से जो बनाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा प्रश्न हमारे जो पेपरों में से पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, जो पिछले साल पूछे गए थे, इसी तरीके से इस साल भी आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर लाने में मदद करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। टॉपर बना, अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं अपने एग्ज़ाम में, तो इन पेपरों को एक बार ज़रूर देखें, पूरा पढ़े, ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्नों को कौन कौन से आ सकते हैं आपकी पूरी संभावना रहेगी विद्यार्थी, 100% संभावना रहेगी कि इसमें से आधे से ज़्यादा आपके पूछे जाएंगे। तो बस पूरा हल करवाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके में आपको पूरा का पूरा हम इस वीडियो के माध्यम से हल करवाएंगे उत्तर सहित, ठीक है। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपके बिना टाइम गवाए हुए अब शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले आपका प्रश्न बनेगा कि ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी विद्यार्थियों, बस आप ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ें। फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा आपको, और एक अच्छा स्कोर इस सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है आपको जब ये 80 का जो होता है पेपर, उसमें से आपको 70+ विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक सकता अगर इस पेपर को एक बार ज़रूर पढ़ के जाए। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि विद्यार्थियों, ब्रिटिश भारत का इतिहास है, वो पुस्तक लेखक की कौन थे, उसकी कौन लेखक थे, किसने लिखी थी इसी पुस्तक। तो वो थे जेम्स मिल। कौन थे विद्यार्थियों? जेम्स मिल थे। दूसरा प्रश्न बनेगा कि नील विद्रोह हुआ था। तो नील विद्रोह हुआ था, कब हुआ था विद्यार्थियों? तो 1859 में नील विद्रोह हुआ था। अंतिम मुगल बादशाह था तो बहादुर जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। अगला आपके प्रश्न बन सकता है कि ये भारत में पहली सूती वस्त्र मिल, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी, कहाँ, कब हुई थी? तो 1800, सॉरी विद्यार्थियों, ये 1854 में। कहाँ हुई थी, कब हुई थी विद्यार्थियों? 1854 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सभी को शायद पता होगा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? देखो, यहाँ सवाल पूछा है कि नहीं है, आप यहाँ भूल जाते हो, प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि नहीं का मतलब होता है नहीं होगा, तो इसका समय, समय है वो मृदा कारक का, मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो इसके बाद अब छोटे छोटे आपके देखो, पहले सबसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे जो इस तरीके से होते हैं। उसके बाद आपके प्रश्न बनने वाले हैं आपको अति लघुतरात्मक, यानी छोटे लघुतरात्मक प्रश्न, जो 20 से 40 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। तो बता देंगे आपको, इसमें उत्तर भी आपको साथ में, और ध्यानपूर्वक जरूर पढ़े। और जो भी बड़े बड़े प्रश्न होते हैं उसे आप नोट कर दीजिए अपनी नोटबुक में, और फिर पढ़ने की कोशिश की, याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा फायदा होगा विद्यार्थियों, एक अच्छा स्कोर हो जाएगा आपकी सब्जेक्ट में इस। और बाकी जो भी हम पेपर आपके इस यूट्यूब पर डाले जाते हैं, वो जरूर, उसको ज़रूर देखें एक बार, पूरा का पूरा एक बार ज़रूर देखें अपने एग्जाम में जाए। तो सबसे पहला आपके प्रश्न आएगा, सट्टा आएगा, जो अति लघुतरात्मक, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो सबसे पहला कारण लिखना है आपको, वनों का क्या है? कटा होता है। जो वन होता है उसको क्या कहता है? काटा जाता है। दूसरा है कि बाढ़, जो बाढ़ आती है विद्यार्थियों, वो भयंकर बाढ़ आने के कारण क्या होता है? मृदा की ऊपरी परत हो खत निकल जाती है, हट जाती है, जिससे क्या होगा? भूमि का निम्नीकरण होता है, अनुपजाऊ भूमि निकल जाती है बाहर। 7वां प्रश्न है कि जन याचिका, जन याचिका क्या है? तो विद्यार्थियों, ये है जन याचिका है, वो क्या है? तो देखो, जन याचिका वह याचिका है जो कि लोगों को सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। जन का समझो विद्यार्थियों, जन का मतलब होता है लोग, जो लोगों के हितों के लिए न्यायालय में एक रिट दायर की जाती है, उसे क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। यानी लोगों की, यानी याचिका, ऐसी याचिका जो कि लोगों के सामूहिक हितों के लिए, देखो सामूहिक हित, पूरे सामूहिक हित, उनकी संरक्षण के लिए क्या न्यायालय में दायर की जाती है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। अगला आपके है खनिज कितने प्रकार के होते हैं? विद्यार्थियों, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खनिज वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला होगा धात्विक खनिज, ठीक है, और अगला होगा आपके अधात्विक खनिज। कौन सा? अधात्विक खनिज। और अगला होगा आपके ऊर्जा खनिज। कौन सा? ऊर्जा खनिज।
जो ये होते हैं खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अगला है प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न 2 देशों के नाम बताइए। देखो ये प्रश्न के जो इसका कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर जवाब देना है। जिसको विद्यार्थियों को आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दे। वो एक बार ज़रूर विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। 10वां प्रश्न है उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों उन कारकों के नाम बताने हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा? जलवायु। क्या होगा? जलवायु। अगला होगा टेम्परेचर, तापमान, समझ गए? तापमान और वर्षा। देखो जलवायु, तापमान, वर्षा, प्रकाश और क्या होगा? मृदा की प्रकृति। क्या होगा? मृदा की प्रकृति और आर्द्रता। ध्यान रखना आर्द्रता होता है वो होता है, ये सब होते हैं जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले जलवायु, ध्यान रखना विद्यार्थियों, जलवायु, तापमान, वर्षा, प्रकाश, मृदा की प्रकृति और आर्द्रता होते हैं। ये क्या है कि कृषि को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगला है 11वां की विद्युत उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है? उद्योग शब्द से, तो उद्योग का मतलब होता है जो फैक्ट्रियाँ होती है ना उसमें जो उद्योग, जैसे कि इस शब्द उद्योग शब्द से तात्पर्य है कि उन समस्त आर्थिक गतिविधियों से हैं जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण की व्यवस्थाओं से है। ठीक है। जहाँ उद्योग, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उद्योग शब्द का अर्थ है विद्यार्थियों कि ऐसा जहाँ पर क्या किया जाता है, आपके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, ये होती है आपके उद्योग। अगला है जीवन प्रत्याशा। विद्यार्थियों अगला विद्यार्थियों ये प्रश्न होगा आपके कि जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा क्या है? तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या। देखो दी गई उम्र, मैं आपको बता रहा हूँ विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक याद करना, सुनना कि दी गई उम्र के बाद जो भी उम्र आपको दी जाती है, जैसे ये मान दिया जाता है, उसके बाद जीवन में शेष बचे वर्ष, जो जितने भी शेष वर्ष बचते हैं उसकी औसत संख्या ही जीवन प्रत्याशा तक कहलाती है। समझ गए विद्यार्थियों? ठीक है। अगला है उत्प्रवासी व आप्रवासी में क्या अंतर है? उत्प्रवासी का मतलब होता है एक अपने मूल स्थान से क्या होता है कि विदेशों में कोई चला जाता है। ठीक है। और आप्रवासी का मतलब होता है वहाँ से वापस अपने मूल स्थान पर कोई आता है, तो ये स्थानांतरण होता है। अगला है कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से? तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से विद्यार्थियों, ये आपको बताना है। सबसे पहला होगा क्या होगा? विधायिका। क्या होगा? विधायिका, समझ गए ना, विधायिका। और दूसरा है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। ठीक है। और अगला प्रश्न होगा आपके न्यायपालिका। अब अगला उत्तर होगा आपका न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। समझ लो विद्यार्थियों, सुनना ध्यानपूर्वक। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये है 3 अंग। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्यों आवश्यक है। तो देखो आवश्यक इसलिए कि लोग अथवा जो लोगों के निजी, ठीक है, निजी अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको ऐसे लिखना है कि लोगों के निजी, ठीक है, जो निजी अधिकार होते हैं उनके संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार लाए गए हैं। अगला है 16वां, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने हेतु किन बातों पर ध्यान रखा गया है? तो आपको इसमें लिखना है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ये जो प्रश्न आपको दे रखे हैं इस पेपर में, ये समझ लो कि सारे के सारे पूछे जाने वाले। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा 80 में से 80 विद्यार्थी, मैं कहूँ आपको वादा दिलवाता हूँ कि आपको 80 में से 80 नंबर आ सकते हैं अगर आप ध्यानपूर्वक हमारे द्वारा जो पेपर तैयार किए जाते हैं उन पेपरों का आप ध्यानपूर्वक अगर पढ़ते हो तो। अगला है राज्य विधानसभा और लोकसभा में के बीच क्या फ़र्क है? राज्य विधानसभा और संसद के बीच क्या फ़र्क है, इसके बारे में आपको लिखना है, अंतर बताना है। जो मोस्ट प्रश्न थे वही आपको बता दिया जाता है जो एग्ज़ाम में आने लायक है। अलग अलग आपका 18वां होगा कि हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिख। हाशियाकरण का अर्थ होता है विद्यार्थियों की व्यक्ति को एक किनारे की ओर धकेलना। समझ लेना, हाशिए की ओर धकेलना या फिर किनारे की ओर धकेलना, इसका अर्थ ये होता है। अपने शब्दों में बाकी जो शब्द आप आता है वो लिख देना। अगला है औपनिवेशीकरण से क्या समझते हो? तो विद्यार्थी औपनिवेशीकरण क्या है
इसके बारे में आपको बताना। अब बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि ये परीक्षा में आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें, जो मैं आपको सिर्फ बताते जाऊँगा कि ये प्रश्न आपके आने वाले हैं और आएंगे ज़रूर, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं, वही रिपीट होते हैं। अगला है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह का कालखंडों में बांटा है, उनकी समस्या लिखनी है। 21वां होगा बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद हुआ था। ये नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप इसे कर लेना। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह का फायदा हुआ। अगला 22वां, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी उसके बारे में लिखना है। या फिर ये नहीं आता विद्यार्थियों, तो रेहत नील की खेती क्यों कतरा रहे थे, खेती से क्यों कतरा रहे थे, ये लिखना है। और अगला है आपके 23वां प्रश्न होगा विद्यार्थियों कि 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली, या लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे जो अभी भी हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, या निर्वाह कृषि या गहन कृषि। समझ गए ना, इस तरीके से प्रश्न बनने वाले और बनेंगे ज़रूर विद्यार्थियों, आपके पेपर में छपेंगे आपके आधे से ज़्यादा। भारत के मानचित्र में कोई 4 स्थान को अंकित कीजिए। तो जो ये विद्यार्थियों दे रखे हैं, ये नक्शा जो मैप है वो तो हर बार पूछा जाता है, इससे कोई इग्नोर ही ना करे, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। तो मैंने बता दिया कि ये जो इंपॉर्टेंट शहर होते हैं, जो महत्वपूर्ण शहर होते हैं, उन्हीं को पूछा जाता है। जैसे बड़े बड़े शहर कोलकाता, दिल्ली, सूरत, भोपाल, जयपुर, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, ये होते हैं, ये पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए दिया गया इस पेपर में। तो ज़रूर एकदम रियल मानकर इस पेपर की तैयारी करें और आपको जब से अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा अंक आपको पूरे में से पूरे मिलने की संभावना। अगर थोड़ा आप अपने तरफ से किताब से पढ़ोगे और ये पेपर पढ़ के जाओगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नए पेपर के साथ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पेपर बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मेहनत लगती है विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हमारे पास 7 से 8 व्यक्तियों की टीम है जो काम करती है पेपर बनाने का, स्टाफ की। तो सभी पेपर एकदम रियल टाइप के बनाए जाते हैं, आप निश्चिंत रहे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।